हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हमने हिमानी अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ने से पहले एक विशेष चर्चा करना चाहूंगा। इस वीडियो में जितने भी लोग हमारे देखेंगे उन तक मेरी बात पहुंच जाएगी। एक मानवता की मिसाल को आप भी पेश कीजिए। 10 महीने का एक बच्चा जो अयांश, उसके बारे में हम 1 मिनट लेंगे, जो कि स्पाइनल मस्कुलर नामक बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज जो है बहुत महंगा है। बहुत सारे लोग आगे आए हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपसे भी विनती करूंगा हाथ जोड़ करके कि किसी की जिंदगी की सवाल है, यदि आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी को बचा लेगा तो समझिए कि आपकी जिंदगी जो है। हम एक मानवता की मिसाल के बारे में, अयांश के बारे में आपसे कुछ सेकंड बात करना चाहूंगा। अयांश एक बच्चा जो कि स्पाइनल मस्कुलर नामक बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज जो है बहुत महंगा है, यानी कि लगभग 16 करोड़ रुपए उसके इलाज में खर्च हैं। बहुत सारे लोग, नेता, अभिनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि पढ़ने वाले लोग भी आगे आए हैं। मैं भी आपसे यह विनती करूंगा, मेरे से भी जो बन पड़ेगा मैं करूंगा और आपसे भी यह निवेदन करता हूं कि आपसे भी जो बन पड़ रहा है अयांश के लिए, जितना ही भी हो सके, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, जितना भी हो सके आप उसके लिए करें, उस बच्चे के लिए करें। आपका एक छोटा सा प्रयास एक जिंदगी बचा लेगा। उसके लिए आलोक कुमार सिंह जो अयांश के पिता हैं, उनका मोबाइल नंबर दिया गया है, इस पे फोन पे और गूगल पे उपलब्ध है। आपको जैसे भी सुविधा हो आप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर दिया गया है 94 310 89 721, 94 310 89 721। इसमें आपको जो भी पन पड़ रहा है गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप इस बच्चे के लिए जो भी कुछ करें। यहाँ पर एक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। अकाउंट नंबर जो है अयांश सिंह के नाम से है। अकाउंट नंबर है 70001717127456। IFSC कोड है YESB0 CMSNOC। ये अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया गया है। गूगल पे का नंबर आपको बता दिया मैंने, फोन पे का भी बता दिया। जैसे भी सुविधा हो आप उस बच्चे के लिए थोड़ा सा भी करें, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, जितना भी हो सके आप इसके लिए करें। अब हम आते हैं नदी तंत्र के, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में पढ़ना है हमने नदी तंत्र को, नदी अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा था। एक था हिमानी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमानी अपवाह तंत्र में हमने गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में पढ़ा था। अब प्रायद्वीपीय के बारे में आते हैं। यह हिमालयी तंत्र की तुलना में बहुत अधिक पुराना है। ध्यान दीजिएगा, यदि पूछेगा कि सबसे पुराना अपवाह तंत्र कौन सा है, हिमानी अपवाह तंत्र या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, तो आपका सही जवाब होगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये उसके अपेक्षा बहुत पुराना है। दक्षिण भारत की जो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं, तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये प्रायः वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, यानी कि इस तरह से इनका अपवाह तंत्र होता है। वृक्षनुमा इनका अपवाह तंत्र होता है। प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र में नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी आती है। अभी हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हम ये पढ़े थे कि यह हिमानी अपवाह तंत्र की अपेक्षा बहुत ही पुराना है और इसमें नदियां जो है वो वृक्षानुमा, ये नदियां जो है वो वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती है। इन अपवाह तंत्रों में कुछ नदियां शामिल है जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। मैंने इन नदियों को 2 भागों में इस प्रकार से इसलिए बांटा है कि ये जो तीनों नदियां हैं ये अरब सागर में जाकर के गिरती हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये नदियां अरब सागर में जाकर के गिरती हैं और ये चारों नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। आप प्रश्न इसमें से इस प्रकार से खोजेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में, इनमें से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो उसमें से इसमें का एक ऑप्शन रहेगा और इसमें 3 ऑप्शन रहेंगे। तो क्या होगा कि आपका जो सही जवाब होगा वो इसमें से होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी में से कोई एक नदी होगा। ठीक है, आइए अब हम प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र में सबसे पहले नर्मदा से शुरुआत करते हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है? सबसे पहले हम जिस भी नदी के बारे में पढ़ेंगे उसका उद्गम स्थल और अंतिम मिलान स्थल जो है उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों से ही अधिकांशतः प्रश्न आते हैं आपके। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकाल की पहाड़ी से मध्य प्रदेश के जो अमरकंटक स्थान है, अमरकंटक से ये नदी निकली हुई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 तरह के आपके ऑप्शन होंगे। मैकाल की पहाड़ी होगा, वहां अमरकंटक नहीं दिया होगा, और यदि अमरकंटक दिया होगा तो वहां मैकाल की पहाड़ी नहीं दिया होगा। हम अभी पढ़ रहे थे कि ये जो है मैकाल की पहाड़ी से अमरकंटक से इसका उद्गम स्थल, देखिए इसका उद्गम स्थल जो है इस प्रकार से है, ये नदी तंत्र जो है इस प्रकार से होता है। तो ये जो है, ये जो क्षेत्र है वो विंध्याचल है और ये जो है क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और ये सतपुड़ा की पहाड़ी है और ये आपका कौन सा जगह है, मैकाल है। इसको इधर से ले लेते हैं, ये आपका मैकाल है, ठीक है ना, यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी है और यहीं से ये नदी निकली। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, आप विस्तार से इसके बारे में देखेंगे। आइए नर्मदा के बारे में और भी चीजों की चर्चा करते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 1312 किलोमीटर की है और यह खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में मिल जाती है, पश्चिम में जाकर के। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम में जो अरब सागर है या ये जहां मिलती है वहां उसको हम लोग क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। ध्यान दीजिएगा, विस्तार के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत जैसा कि मैंने आपको बताया और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। मैंने अभी आपको बताया कि ऊपर में विंध्याचल पर्वत और नीचे सतपुड़ा की पहाड़ी के ये जो बीच की भ्रंश घाटी है वही से निकली हुई है और इसी से ये बहती हुई चली जाती है। देखिए, जब 2 पहाड़ों के बीच से जब कोई नदी निकलती है तो वो भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती है। ये प्रश्न आते हैं, खास करके नर्मदा और ताप्ती के बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो नदियां हैं, वैसे सामान्यतः नदियां जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। खास करके सामान्यतः नदियां जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो वो किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन नर्मदा और ताप्ती नामक जो 2 नदियां हैं ये जब समुद्र में जाकर के मिलती हैं तो किस चीज का निर्माण करती हैं, तो ज्वार नद। इसको हम लोग इंग्लिश में एस्चुरी कहते हैं और हिंदी में ज्वार नद का निर्माण करती है। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है और इसे आप वीवीआई प्रश्न के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में मार्क करेंगे और साथ ही अपने नोट्स में इसको गहरे रंग से लिखेंगे ताकि आपको ये चीज हाईलाइट के रूप में याद रहे। आइए अब कहते हैं कि यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों नदियां निकलते हुए रिफ्ट वैली से, भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, यानी कि सोन का भी उद्गम स्थल कहां पे है, अमरकंटक है। ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे ताप्ती नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। नर्मदा को हटाते हैं यहां से, ताप्ती के बारे में पढ़ते हैं। ताप्ती नदी जो है इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितना है, 724 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, मध्य प्रदेश के कौन से जिले से, बैतूल जिले से सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। इसका ताप्ती का उद्गम स्थल कहां है, सतपुड़ा की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा, इसका उद्गम स्थल क्या है, सतपुड़ा की पहाड़ी है, वहीं से ये नदी निकली हुई है। ये भी भ्रंश घाटी से होकर के ही बहती है और ये पश्चिम में अरब सागर में आकर के मिल जाती है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा सा छोटे से ड्राइंग में बताया था। आइए अब माही के बारे में चर्चा करते हैं। माही नदी के बारे में, ये किस प्रकार की नदी है,
इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है और इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकली है। क्लियर है? यह मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकली हुई नदी है, जिसे हम लोग माही नदी के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 583 किलोमीटर की है। माही नदी, हाँ, यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो आपका सही जवाब होगा माही नदी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, क्योंकि हम बीपीआई पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और जब जो बिहार स्पेशल के प्रश्न आते हैं, जैसे बीपीएससी लेवल तक, बिहार दरोगा और बीपीएससी और इस प्रकार के ग्रुप की जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। माही नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। यह ध्यान देने वाला प्रश्न है। ताप्ती और महानदी, मैंने अभी बताया था आपको कि ताप्ती और नर्मदा जो है एस्च्यूरी का निर्माण करती है, जबकि माही ऐसा नहीं करती। ये सामान्य और नदियों की तरह समुद्र में जब मिलती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ रहे हैं गोदावरी के बारे में। अब हम गोदावरी के बारे में पढ़ेंगे। गोदावरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर का है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो इस नदी के बारे में बात करेंगे, गोदावरी नदी। इस नदी को हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, गोदावरी को हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकली हुई है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य है, जिला नासिक है और मेन जगह का जो नाम है वो त्र्यंबकेश्वर से निकली हुई है। दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मैंने नदियों के बारे में बांटा था कि जो 3 नदियां थी, नर्मदा, ताप्ती और माही, जो कि अरब सागर में गिरती थी, लेकिन अब जो नदियों के बारे में हम गोदावरी के बाद जो पढ़ रहे हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेंगी। आइए इसके बाद अब कृष्णा नदी के, गोदावरी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी सहायक नदी है पेनगंगा, भद्रावती और प्रणहिता। ठीक है, अब आते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा के बारे में जब हम बात करते हैं तो यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी है, दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। ठीक है, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकली हुई है। ध्यान दीजिएगा, त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इसको दूर करने के लिए आप इसको ध्यान से देखेंगे और अपने माइंड में रखेंगे। ये महाबलेश्वर से निकली हुई है और इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो है तुंगभद्रा, कोयना और भीमा नदियां। आइए आगे चलते हैं। इस नदी में जल विवाद भी है। ध्यान दीजिएगा, जल विवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको जल को लेकर के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के बीच ये जो लड़ाई है 1957 से चलता आ रहा है। 1957 से 1957 से उन 3 राज्यों के बीच इसका जल विवाद रहा है, क्योंकि उन तीनों राज्यों से होकर के, उसकी सीमा रेखा से होकर के ये नदी गुजरी हुई है। तो इसलिए उनके बीच, उन तीनों राज्यों के बीच, कौन कौन से 3 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच इसका जल विवाद 1957 से अभी तक चलता आ रहा है। एक और चीज है कि कृष्णा और गोदावरी 2 नदियां मिलकर के दूसरी सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के पहला सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। अब आते हैं नदियों के क्रम में आगे बढ़ते हुए महानदी के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, महानदी के बारे में। महानदी जो है इसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। महानदी की कुल लंबाई कितनी है? 851 किलोमीटर है। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है। महानदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सिंघावा की पहाड़ी से है। छत्तीसगढ़ राज्य है, रायपुर जो उसका राजधानी है उसके निकट सिहावा एक जगह है, वहीं से महानदी का उद्गम स्थल है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें
तो तेल नदी और जोंक नदी, ये दो नदियां इसकी सहायक नदियां हैं, तेल नदी और जोंक नदी। ठीक है, अब आइए कावेरी के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं जो भी वीडियो में पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा नदियों से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल 200% निश्चिंत रहें। आपको इसमें कोई भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको दुविधा हो तो आप किसी अन्य वीडियो से या किसी अन्य अनुभवी जो हमारे मार्गदर्शक हैं उनका वीडियो देख करके तुलना कर सकते हैं। आइए हम आगे चलते हैं, कावेरी के बारे में बात करेंगे। कावेरी नदी का, इस नदी की कुल लंबाई जो है 800 किलोमीटर का है, और ये जो चीजें लिखी हुई ये सब एग्जैक्ट है, सब बड़े ही रिसर्च करने के बाद इन सब चीजों को आपके बीच रखा जा रहा है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दुविधा ना हो और आप अपने मार्ग से न भटकें। आइए, कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं जो कर्नाटक के कुर्ग शहर से निकलती है और कर्नाटक से बहती हुई कहां गिर जाती है। देखिए, गिरने की जहां तक बात है तो कहां गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इस नदी को जाना जाता है। ये जो है आपके सी ग्रेड यानी कि बिहार स्पेशल, ये बिहार पुलिस फायरमैन का भी एग्जाम होने वाला, इन सब परीक्षाओं में आता है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो कावेरी नदी को। कभी कभी यह प्रश्न बिहार दरोगा में भी आ जाता है, इसलिए आप भी बड़ी सावधानी के साथ इसको दिमाग में रखेंगे। कावेरी नदी कृष्णा और गोदावरी नदी दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। आइए, अन्य कुछ प्रमुख नदियों के बारे में हम एक बार चर्चा कर रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय जो अपवाह तंत्र था ये हमने समाप्त कर दिया। कुछ अन्य प्रमुख नदियां हैं जिसमें से प्रश्न आते हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम स्थल है छोटा नागपुर की पठारी। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है स्वर्णरेखा नदी, ध्यान दीजिएगा। ये नागपुर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है और ये जो है प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर, टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर बसा है, तो स्वर्णरेखा के तट पर बसा है। हुंडरू जलप्रपात जो है इसी नदी पे स्थित है। हुंडरू जलप्रपात जो है इसी नदी से निकलता है। आइए, लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। स्वर्णरेखा के बाद लूनी नदी, इसके अलावे और भी कहीं पे दिया रहता है कि नदियों के शहरों से संबंधित प्रश्न जो नदियों के तट पर बसे हैं उसको भी आप देख लेंगे एक बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको देखने की जरूरत होगी। आइए, लूनी नदी के बारे में चर्चा करते हैं। लूनी नदी जो है इसका उद्गम स्थल अजमेर के निकट अरावली के पहाड़ियों से है। अरावली के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है लूनी नदी का। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न नाग पहाड़ी जो सही जवाब वाला प्रश्न आएगा वो आपके बीपीएससी और यूपीएससी में आएगा, लेकिन बिहार दरोगा तक वाले प्रश्न में आप यदि अरावली भी लिख देंगे, अरावली का भी ऑप्शन होगा, उसमें भी टिक लगा देंगे तो ये आपका सही जवाब है। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में दिए हूं नाग पहाड़ी और अरावली, तब तो आपका सही जवाब क्या होगा, नाग पहाड़ी होगा। ध्यान देने वाली बात होगी। आइए, इस तरह के कंफ्यूजिंग वाले भी प्रश्न आते हैं, लेकिन आप बड़े गहराई के साथ यहां तक चलेंगे। राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ से सटे कच्छ के रण में भी ये नदी क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। गुजरात के राजस्थान से होते हुए गुजरात का जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ का रण जो बोलते हैं, उसमें जाकर के ये नदी जो है विलुप्त हो जाती है और इसे हम लोग साल्ट रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, साल्ट नदी यानी कि नमकीन नदी, साल्ट रिवर के नाम से जानते हैं। एक और नदी है काली नदी, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं हम। ये कौन सी नदी है? इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से जानते हैं। काली नदी को काली गंगा और शारदा दो नदियों के नाम से जानते हैं। हिमालय के स्थित काला पानी नामक स्थान से, हिमालय के काला पानी नामक स्थान से निकलने के कारण ही इस नदी को काली नदी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होते हुए यह नदी जाकर के घाघरा में मिल जाती है। इसका मिलान स्थल जो है घाघरा नदी है, वहां जाकर के मिल जाती है। ये जो काली नदी है ये पूर्व की ओर नेपाल और भारत की अंतर्राष्ट्रीय
सीमा बनाती है। भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वो किसी नदी को कहा जाता है, काली नदी को। अब एक और नदी है पेनार नदी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इस नदी के बारे में, यह कर्नाटक के नंददुर्गा पहाड़ी से निकल करके पूरब की ओर जाकर के बंगाल की खाड़ी में बह जाती है। इसकी कुल लंबाई 970 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, पेनार के बारे में बस यही पूछा जाता है कि पेनार नदी की कुल लंबाई कितनी है और ये कहाँ जाकर के मिलती है। 2 ही प्रश्न इस नदी से संबंधित आते हैं, इसलिए हमने आपको इतना ही बताया है। और प्रायद्वीपीय भारत की अपवाह तंत्र के नदियों में बस इतना ही आपको पढ़ना है और नदी तंत्र हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि इनसे संबंधित कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में या कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से जैसे भी हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं 100% उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।